बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश 101 के करंट पेपर्स के ऊपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, प्लस हाईलाइटेड हैंडआउट्स और प्लस डिटेल्स में गाइड उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो जिससे आपका पेपर अच्छा हो सकता है। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेकर परेशान है। इस वीडियो के अंदर आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले देखें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, छोटा सा कमेंट करना है, ये बहुत मैटर करता है, हमें मोटिवेट करता है। सेकंड चीज़, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के करंट पेपर्स चाहिए, आप जो है ना ये वीडियोस भी दे सकते हो कि करंट पेपर्स को तैयार कैसे करना है। सेकंड, आपको नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने करंट पेपर्स ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पेपर की बात करें, मैं पहले आपको 3-4 पेपर हैं उनका रिव्यू दूंगा, उसके बाद आपको डिटेल से हाईलाइटेड हैंडआउट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि उनके अंदर से जो पेपर है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो पेपर है, इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला है द होल पेपर वाज कंसेप्चुअल बेस्ड, ठीक है, और टोटल एमसीक्यूज वाज 90। मैं अगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी पता हो, हमारा जो ये जो पेपर है इंग्लिश 101 का, ये टोटली बेस करता है एमसीक्यूज़ के ऊपर, ठीक है। इसमें कोई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन अब नहीं आ रहा फाइनल टर्म के अंदर, ये टोटली एमसीक्यूज़ बेस है। और ये मैंने वीडियो बनाई थी 6-7 दिन पहले, उस दिन भी बताया था, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ बेस है तो एमसीक्यूज़ आपको ऐसे ही जो फाइल्स के अंदर होते हैं या जो ऐसे नॉर्मली आपको दिख रहे होते हैं वो आपको नहीं आ जाएंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल पेपर आएगा, ठीक है। और ये जितने भी एमसीक्यूज़ बेस सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप चाहे आजमा लो, आपका जो पेपर है वो कंसेप्चुअल आना है, वो कभी भी फाइल से आपका नहीं कवर होना, ठीक है। तो सेम एज इट आपका इंग्लिश 101 का जो पेपर है वो भी कंसेप्चुअल है, और आप फाइल्स जो है ना वो फाइल्स ना कीजिएगा। अगेन आई रिक्वेस्ट यू के फाइल आपने नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस पेपर की। तो पेपर 90 to 95% वाज हैंड आउट्स बेस्ड एंड 10 to 15 बेसिक ग्रामर थी। अच्छा, पहला तो आपको पता चल गया कि आपने हैंडआउट्स करने हैं, फाइल्स वगैरह नहीं करनी, क्योंकि हैंडआउट से ही आपका पेपर आना। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो अगर आपने कर लिए तो आपका काफ़ी हद तक पेपर वहीं से हो जाना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में बेसिकली ये होता है, देखें क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं जिसमें आपने जो है ना वो थोड़ा सा टेंस जो है ना वो सेट करना होता है, ठीक है। और नीचे एमसीक्यूज बने होते हैं, तो अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है तो वो आप इजीली सेट कर लेते हो, ऐसे ही है ना। और सेम अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आपके वो जो कुछ सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछते हैं वो भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से बेसिक ग्रामर के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका जनरल नॉलेज चेक करने के लिए होते हैं, और आप इजीली कर भी सकते हो क्योंकि आप इस स्टेज पे आए हो तो आपकी इतनी तो नॉलेज होगी इंग्लिश के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखें, ओवरऑल पेपर मुश्किल नहीं था, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं था क्योंकि पेपर जो मेरा नज़रिया है इंग्लिश 101 को लेके वो यही है कि पेपर इजी होता है अगर आपने सिर्फ हैंडआउट समझ के पढ़ें बस, ठीक है। उसके बाद है ईच एंड एवरी एमसीक्यूज हैंडआउट्स के किसी भी पार्ट में से था, और मींस किसी भी टॉपिक कोई सी भी लाइन में से था, ठीक है। मतलब कि आपको हैंडआउट्स पढ़ने पड़ेंगे, कैसे पढ़ने वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सो रीड आउट्स कंपल्सरी एंड केयरफुली, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें है कि पेपर बहुत आसान था अगर आपको ग्रामर आती तो। इस स्टूडेंट ने भी वही चीज़ बोली, ग्रामर आती है तो, ठीक है। और आपका पेपर इजीली हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारा पेपर, ठीक है। सारा पेपर ही ग्रामर से था। कुछ एमसीक्यूज में डेफिनेशन थी हैंडआउट्स वाली और 7 ऑप्शन थे, बाकी डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी, सिनोनिम्स भी, और टेंसेस वर्ब बेसिक ही था सब, ठीक है। इसने एंड पे लिखा बेसिक ही था सब। दैट्स मीन आपको पहले भी बताया कि ग्रामर बेसिक ग्रामर, ठीक है, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स या टर्न्स है तो उसके अंदर, या इसमें बाद का वो एक टेंस पूरा एक सेंटेंस बना होता है ना, उसमें एडजेक्टिव होता है, तो वो मतलब को आपको बोलते हैं कि इस पूरे टेंस को जो है ना वो आपने कंप्लीट करना है, इस जुमले को कंप्लीट करना है। तो वो आपके जैसे ही आप पढ़ते हो आपके माइंड में उसका आंसर आ जाता है। तो ये बेसिक होती है जो को आपको आती होती है, उसकी बेस पे आपका ये इजीली हो जाता है, ठीक है। बाकी जो करने वाली चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन फ्री रहे। उसके बाद है पेपर बहुत इजी था, सारा पेपर ग्रामर से था अगर आपको ग्रामर आते। अगेन इस स्टूडेंट ने भी बोला ये डिफरेंट स्टूडेंट के पेपर हैं, ठीक है। और महाआपी की फाइल से था। महाआपी की फाइल्स की तरफ दौड़ना नहीं स्टार्ट कर देना, ठीक है। देखें, वो एक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीनियर स्टूडेंट है और उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फाइल्स हैं, लेकिन इंग्लिश 101 के अंदर मैं आपको उनकी फाइल्स रिकमेंड नहीं करूंगा। रीज़न सिंपल है, अगर आपको ये रीज़न कोई बता दे आपने कमेंट में बताना है, और अगर आपको पहले पता था फिर भी बताना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव।
देखें, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स, यानी कि लाजमी, आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का किसी भी डिपार्टमेंट में दाखला ले लिया लेकिन वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। कैसे? जैसे इंग्लिश 101 है, जैसे CS 101 है, जैसे पाक 301 है, इस्लामिया 202 है। ये हैं बेसिक सब्जेक्ट्स, हर बंदे को पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो उसका डिपार्टमेंट कोई भी है, चाहे उसका डिप्लोमा, चाहे कोई भी डिप्लोमा, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है? जब सारे स्टूडेंट को ये लाजमी पढ़ने पड़ते हैं तो इनके अंदर जो स्टूडेंट्स की जो तादाद होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। हाई तादाद की वजह से जो पेपर होता है वो हाई वैरायटीज़ और मल्टीपल वैरायटीज़ के ऊपर मुश्तमल होता है, ठीक है। पेपर्स की भी वैरायटीज़ फिर वैसे ही बनाई जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट ना हो, ठीक है। ये रीज़न होती है कि जिस भी सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी, उसका जो पेपर है वो आपको टफ़ होगा और उसका पेपर आपकी तरफ कंसेप्चुअल ही आएगा, कभी भी ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। और जिस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट थोड़े होंगे उसका पेपर भी रिपीटेड होता है और उसके अंदर वैरायटीज़ भी थोड़ी होती है। ये रीज़न होता है टफ़ पेपर का, ठीक है। उसके बाद जितने भी MCQ बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनका भी यही हाल होता है, उसमें भी आपको टफ़ पेपर देखने को मिलता है और वो MCQ बेस्ड कंसेप्चुअल होता है, आपके फाइल से नहीं आता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा था, 90% हैंडआउट्स में से था, बाकी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है। वो देख लेते हैं क्या थे, ठीक है। उसके बाद है बस ग्रामर अच्छे से कर लो तो पेपर ज़बरदस्त हो जाएगा। दैट्स नॉट मीन्स कि आप ग्रामर की तरफ दौड़ पड़ो, आपने हैंडआउट्स के अंदर ही जाना है, ठीक है। और अच्छा हो गया, माशाल्लाह आपका अच्छा हो गया, मुबारक हो। अब यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं, इनका पेपर कैसे अच्छा होगा उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बताने लगा हूँ, ठीक है। टिप्स, सबसे पहले आपको पता चल ही गया है कि आपने फाइल्स की तरफ नहीं जाना। सेकंड, आपको पता है कि आपने हैंडआउट्स करने हैं, चाहे थोड़े हो जाएं ज़्यादा हो जाएं, करने हैं हैंडआउट्स। हैंडआउट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने हैं? 12 हैं। कितने में से? 19 टू 45 लेक्चर्स के अंदर में से 12 लेक्चर्स ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका काफ़ी हद तक पेपर हो जाएगा। अब इनको करना कैसे है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा पहला टॉपिक है ये, यहाँ पे अगर हम आएँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है, ऐसे राइटिंग का हमारा टॉपिक है, लेसन नंबर 34, ठीक है। इसके अंदर आए, आपने करना कैसे तैयार ये मैं बताता हूँ। ये हाइलाइटेड हैंडआउट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले देखें, यहाँ पे जब आप आते हो ना, यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती है। अगर मैं इस हैंडआउट्स को हाईलाइट करता तो मैं आपको बहुत बताता, लेकिन मैं अब यहाँ आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। यहाँ पे देखें, इजी सॉरी दैट एन ऐसे हैज़ 3 पार्ट्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट MCQs होता है कि ऐसे के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर वो लिखे होते हैं कि ये पार्ट जो है ना वो कौन सा होगा। ऐसे का पार्ट मतलब कि ये जो है, ये तीनों में से आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहला MCQ यही देखने को मिलेगा कि कितने ऐसे के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको पता हो। पहला इंट्रोडक्शन का होता है, ये भी आपको पता हो। सेकंड मेन बॉडी होती है, ये भी आपको पता हो। थर्ड होता है द कंक्लूजन, तो ये भी आपको पता हो, ठीक है। ये बेसिक है, इसको अगर आप यकीन करो एक दफ़ा रीड आउट करो तो ये आपके माइंड में रह जाएगा। और इसी तरह ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आपने रीड आउट करना है। और यहाँ पे इसकी मैं अगेन एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, एन इंट्रोडक्शन एज 4 पर्पसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो MCQs बनता है वो ये होता है कि इंट्रोडक्शन के पर्पस कितने होते हैं, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन जो होता है, फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है पहला किसी भी ऐसे का, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन ही होता है उसके अंदर, तो उसके कितने पर्पस होते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन इसका, कितने पर्पस होते हैं, तो वो होते हैं 4। अब 4 का भी आपको पता हो, सबसे इंट्रोड्यूस, फिर बैकग्राउंड, फिर प्लान एंड इंटरेस्ट। स्पेशली जो इसमें आप मैंने जो लफ्ज़ पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो पढ़े हैं जो यहाँ पे हमारे पास क्या है भला, यहाँ पे हमारे पास बोल्ड हुए हैं, हमें ऑलरेडी शो कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल है। तो इस तरह के लफ्ज़ों को पढ़ना है, उनका देखना है कि यहाँ पे अगर तो कोई डेफिनेशन है, सबसे पहले डेफिनेशन है तो उसको कर लेना है, उसकी कोई टाइप है तो उसको तैयार कर लेना है, उसकी कोई पार्ट्स बताए हुए हैं, जैसे पार्ट्स होते हैं 1 2 3, वो कर लेना, ठीक है। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ सिर्फ इन लेक्चर्स के अंदर आपने ये कर ली तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बना हुआ है कि एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हैज़ 2 पार्ट्स, अ जनरल स्टेटमेंट एंड अ थीसिस स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, अब उसके कितने पार्ट होते हैं, ये MCQs आ जाएगा सिंपल, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ भी हो सकता है कि जनरल स्टेटमेंट है तो और थीसिस स्टेटमेंट है, यानी कि वो बोल देंगे इनमें से कौन सा पार्ट है जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का नहीं है। तो 2 पार्ट्स ही होंगे, तीसरा कोई और होगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए कहते हैं कि टफ़ नहीं होता लेकिन आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह आपने समझना है इसको। उसके बाद शॉर्ट थीसिस स्टेटमेंट है, थीसिस स्टेटमेंट को जो है ना उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है।
उसके बाद ये जो प्रैक्टिस है इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको एज इट करना स्टार्ट कर देना, बस एक दफ़ा पढ़ें, थोड़ा सा कंसेप्ट लें और इसको रट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इन 2 पेजेस पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का पता हो, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के 4 पर्पस हैं, ठीक है। उसके बाद 2 पार्ट्स हैं, 4 पर्पस हैं, 2 पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट्स हैं? जनरल स्टेटमेंट एंड थीसिस स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट का क्या क्या मानी होता है, इसकी डिफ़ाइन आपको पता हो, और थीसिस स्टेटमेंट का क्या माना होता है, इसकी डिफ़ाइन आपको पता हो। बस इतना आपको पता चल गया तो बाकी ये जो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है ये आपके नॉलेज के लिए हैं, इनको आप कर सकते हो। यहाँ से आपको मतलब कि इतना ऐसा देखने को नहीं मिलता ये, लेकिन वो पूछता है ऐसे ही है, कोई यहाँ पे दे देगा आपको ऐसे जैसे यहाँ पे दिया हो तो वो दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका जो है ना वो आंसर करो। पेपर में भी ऐसा हो जाता होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिफाइन दी हुई है, आ कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज़ द फाइनल पैराग्राफ एंड इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऐसे। मतलब कि जो आखिरी पैराग्राफ होता है फाइनल, वो होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं मेन पॉइंट्स, क्या होते हैं? कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने कर ली तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है? इस तरह आपने करना है। यहाँ से आपका ऐसे राइटिंग का हो जाता है। फिर पैराग्राफ राइटिंग की तरफ चलें। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मैं कोई आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर हम चलें यहाँ पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सबसे पहले मैं देख लेता हूँ हमारे पास टॉपिक कौन सा है, ठीक है। ये ऐसे ही आपने सर्च करते जाना है जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। सर्च करेंगे तो ये आपको टॉपिक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सर्च करने के बाद जो है ना आपने इनको एज इट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे है इसमें से, लेकिन मैं चलो आगे चला जाता हूँ, ठीक है। समरी राइटिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको उधर इनके अंदर से मिलेंगी जो आप जब इनको करोगे ना तैयार, जैसे अब ये राइटिंग के अंदर समरी राइटिंग का जो है टॉपिक, ये लेक्चर नंबर 41 है और पेज 257 पे है, ठीक है। 257 यहाँ पे राइटिंग का समरी के ऊपर आए तो यहाँ पे आपको जो है ना वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये मैंने आपको पहले बताया, ये जो बोर्ड लफ्ज़ होते हैं ना, ये जो बोर्ड लफ्ज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आपने देखना है स्पेशली। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है राइटिंग का समरी होती क्या है, ठीक है। और समरी राइटिंग समरी विल गिव यू, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपने रीड आउट करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बस। ठीक है। उसके बाद ये इसमें ज़्यादा जो है ना इंग्लिश 101 के हैंडआउट्स के अंदर ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब कि इतनी मानी नहीं रखते, वो एक्सरसाइज के तौर पे हैं, वो उसका कंसेप्ट को मज़ीद समझाने के लिए दिए हुए हैं और उसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। और रिपीटिशन क्या होता है, इसकी यहाँ पे दिया हुआ डिफाइन दी हुई है, अवॉइड यूजलेस रिपीटिशन, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका एक एक चैप्टर इजीली होते जाना है। और अगर आपको नहीं समझ आती तो साथ में आप जो है ना वो शॉर्ट लेक्चर्स उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि समरी राइटिंग का लेक्चर नंबर 41 है, तो आप यूट्यूब पे जाके लेक्चर नंबर 41 को सर्च कर सकते हो और उसका कंसेप्ट ले सकते हो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कुछ और दिखाऊँ आपको, जैसे राइटिंग आउटलाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक कॉलेज ऐसे, ठीक है। स्पेशल रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट वाले काफ़ी आते हैं पेपर में, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट वाले भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल रिलेशनशिप, एक तो ये सर्च होने में बड़ा टाइम लग जाता है इसका, ठीक है। अब ये सर्च होगा तो ही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको और जो चीज़ें मैं बताई हैं वैसे ही आपने इनको सर्च कर लेना, ठीक है। अभी टाइम कम है क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है और आप लोगों ने बोलना है कि जानबूझ के वीडियो लेंथी बना देते हैं और समझाने की कोशिश करते नहीं हैं, ठीक है। ये है वो है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, हाँ यार इनका मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अब ये आ ही नहीं रहा ना, सर्च करने से नहीं आ रहा। हालांकि ये इसी के अंदर से हैं। जब आप उसकी तरफ से चलोगे ना 19 लेक्चर से, 19 लेक्चर से आपने स्टार्ट करना, ऐसे देखते जाना देखते जाना देखते जाना, ठीक है। साथ में उसको करते जाना है। ये सिर्फ 12 लेक्चर, ये वो टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा पेपर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी आपने करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें लेसन नंबर 26 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इसमें आपको सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन का पता हो, ठीक है। इसके कंसेप्ट जब तक आप क्लियर नहीं करोगे आपको कोई समझ नहीं आ रही। और इनके वहाँ पे एग्जांपल दी होती है, एग्जांपल के अंदर से वो बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन सा है, ठीक है। जैसे वो कुछ आपको एमसीक्यूज़ के अंदर भी देखने को मिलते थे, ठीक है। इनकी यहाँ पे जैसे एग्जांपल है ना, इन एग्जांपल्स को लाजमी आपने करना है, इनसे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और आप इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लाजमी कर लेना, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो है ना उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसकी एक और भी एग्जांपल दी हुई थी, जहाँ से ना अक्सर पेपर जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनमें दिया होता है और वो पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या सब्जेक्ट एग्रीमेंट है या वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है।
तो वो यहाँ पे होने हैं, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंसेस जो है इसकी आपको जैसे यहाँ पे दिया हो तो इसको पता हो कि ये क्या है, इसका डिफाइन पता हो, इसका कंसेप्ट पता हो, तो कंसेप्ट वगैरह पता होगा तो आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे ना हाँ यार, ये दिए हुए होने थे जिसमें वो ना बताते हैं कि ये एस वी है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, या सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, या वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें से पेपर में काफ़ी चीज़ें आती भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप कंसेप्ट लेके करोगे तो आपका हो जाएगा। अब जो टेंसेस की बात हो रही थी ना एग्जाम के अंदर, तो वो टेंसेस का यहाँ पे आपको ना 42 लेक्चर आई थिंक टेंसेस वाला है। राइटिंग समरी राइटिंग के आगे, हाँ, टेंसेस एंड पैसिव वर्ब सेंटेंसेस, ये तो बेसिकली वही सिंपल चीज़ें होनी है, इतना मुश्किल इसमें नहीं है। टेंसेस की तरफ आ जाए तो बेस फॉर्म क्या होती है, पास्ट टेंस फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। सिंपल चीज़ें एक दफ़ा आपने इनको रीड आउट कर लिया, आपका यहाँ से इजीली हो जाना, क्योंकि ये चीज़ें आपने रट्टे लगा लगा के आए हैं पीछे और आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। वही प्रेजेंट परफेक्ट क्या कौन से है, थ्री परफेक्ट टेंसेस कौन से हैं, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे जो इनकी एग्जांपल दी हुई है उनको जब आप कर लोगे ना तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सॉरी चैनल, उसमें मैं ये सारे करंट पेपर ऐसे ही एक ही जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं मैसेज के अंदर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख के इनको कर लेना। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 6 पहले यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद ये 6 से 7 8 9 10 का और 11 एंड 12 का, ठीक है। तो यहाँ से आपके काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जो लेक्चर है ना आपके 45 से 25 से 41 तक, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से करो। लेक्चर 25 और 26 और 41 तक इतने लेक्चर जो है ना इनको भी अच्छे से कर लो, तब भी आपका पेपर हो जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो इनके 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के शॉर्ट लेक्चर्स होने, जिनमें से आप इनको इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। अब इस दफ़ा तो मेरे पास टाइम नहीं निकला था, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक ही वीडियो के अंदर सारे लेक्चर्स कवर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।